हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो सेशन है वो है डिटर्मिनर्स को लेकर। डिटर्मिनर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये सभी कंपटीशन में आता है, जैसे बैंकिंग है, एसएससी है, एनडीए है, सीडीएस है, एसएसबी है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स का एक्सवाई ग्रुप है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें डिटर्मिनर्स आता ही है। और ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स होते क्या है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनर्स की बहुत डेफिनेशन दी होती है, तो बच्चों को बुक की लैंग्वेज वो समझ में नहीं आती है, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। डिटर्मिनर्स जो होता है वो एक एडजेक्टिव का पार्ट होता है। याद रखिए, एडजेक्टिव का पार्ट होता है। एडजेक्टिव जो चैप्टर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसी का एक पार्ट ये होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं होते हैं। डिटर्मिनर्स अलग होते हैं और एडजेक्टिव अलग होते हैं। कुछ बच्चों का मानना ये होता है कि नाउन के पहले जो वर्ड लिखा होता है वो एडजेक्टिव होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि नाउन के पहले जो वर्ड लिखा जाएगा वो एडजेक्टिव ही हो, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, क्लासरूम, ये वर्ड ले लीजिए, क्लासरूम ये एक ही वर्ड है। अब रूम के पहले क्लास लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एडजेक्टिव हो गया, ये दोनों नाउन है, ठीक है ना। क्लासरूम को अगर सिंगुलर काउंट करेंगे तो वो एक तो भी नाउन है, और क्लास और रूम को अलग अलग काउंट करेंगे तब भी नाउन है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि नाउन के साथ हम नाउन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बात है डिटर्मिनर्स। तो सर फिर ये डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं, डिटर्मिनर्स वे शब्द होते हैं, मैं लिख देता हूं, जो नाउन की संख्या यानी कि नंबर या क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा। नाउन की संख्या या मात्रा बताते हैं, वे शब्द आपके डिटर्मिनर्स होते हैं, है ना। अब इनको अपन एक एक करके इनका यूज करना शुरू कर सकते हैं। अब वो संख्या सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है। नाउन की संख्या, नाउन सिंगुलर में है, नाउन प्लूरल में है, तो ये कौन बताता है, डिटर्मिनर्स। नाउन क्वांटिटी में है, मात्रा में है, कितनी है, कम है, ज़्यादा है, ये कौन बताता है, डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि कौन से डिटर्मिनर्स सिंगुलर नाउन को बताएंगे, कौन से प्लूरल नाउन को बताएंगे, कौन से काउंटेबल नाउन को बताएंगे और कौन से अनकाउंटेबल नाउन को बताएंगे। तो कौन सा डिटर्मिनर्स किसके साथ यूज़ करते हैं, तो वही हम सीखने जा रहे हैं, है ना। एक और बात बता दूं, आर्टिकल भी बच्चों कोई चैप्टर नहीं होता अलग से, आर्टिकल भी डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल जैसे कई बुक में दिया रहता है कि आर्टिकल चैप्टर है, अलग से है, लेकिन दिया जाता है, लेकिन आर्टिकल्स भी जो होते हैं वो भी डिटर्मिनर्स होते हैं, क्योंकि वो काइक के साथ यूज़ होते हैं नाउन को। नाउन की जैसे ए और एन जो होते हैं वो सिंगुलरिटी को शो करने वाले इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, लेकिन वो होता क्या है, वो डेफिनेट नाउन को बताते हैं और वो इंडेफिनेट नाउन को बताते हैं, यानी कि वो नाउन के बारे में ही बात करते हैं, तो वो भी डिटर्मिनर्स होते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम एक एक करके यूज़ करना शुरू करते हैं कि डिटर्मिनर्स यूज़ कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपका सम से। सम का हिंदी मतलब होता है कुछ, ठीक है। देखिए हिंदी भी मैं इसलिए लिखता जा रहा हूँ क्योंकि कुछ डिटर्मिनर्स की हिंदी से बच्चों को समझ में आ जाता है ना, स्पेशली दोज फॉर हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, सो दिस इज गुड फॉर देम। तो सम का हिंदी मतलब हुआ कुछ, है ना। तो सम का यूज कहाँ करते हैं वो समझ लीजिए। सम का यूज हमेशा हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ। कभी भी हम सम का यूज सिंगुलर नाउन के साथ नहीं करते हैं। पहली बात, सम का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। अब प्लीज़ ये ना कोई यहाँ पर ये कहे कि प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है ना, ये ना करिए। सम का यूज़ प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ सम का यूज़ कभी नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, हिंदी में भी समझ लें। जैसे मैंने कहा सम बॉय, इसको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करके देंगे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, सम यानी हमने कुछ लिखा हुआ है, सम का मतलब हो गया कुछ।
अब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो कैसे होगा, कुछ लड़का, है ना, ग्राउंड में कुछ लड़का खेल रहा है ना, ये गलत हो गया ना अपने आप में, होगा क्या कि ग्राउंड में कुछ लड़के खेल रहे हैं, है ना, तो ये यहाँ पर होगा प्लूरल नाउन, ना कि सिंगुलर। ऐसे समझ सकते हैं हम इसको अब, ठीक है, कुछ लड़के प्लूरल नाउन, तो ये आ गया प्लूरल नाउन। और इस तरह से देखें, सम बुक्स, कुछ किताबें, है ना, प्लूरल नाउन आएगा। अनकाउंटेबल नाउन भी ले लेते हैं अपन, जैसे मैंने कहा सम वाटर, कुछ पानी। यहाँ पे कुछ का मतलब अनकाउंटेबल के सेंस में जनरली सम का मतलब थोड़ा निकलता है। सम वाटर यानी कुछ पानी, यानी कि थोड़ा सा पानी, है ना। सम पेट्रोल ले लो, सम पेट्रोल, थोड़ा सा पेट्रोल, ठीक है, कुछ या थोड़ा सा, अनकाउंटेबल के सेंस में। लेकिन प्लूरल सेंस में सम का मतलब कुछ ही निकलेगा, ठीक है बच्चों। इतनी बात आ गई समझ में। एक तो एरर इसी पर बन जाती है, आपके एग्जाम में सीधा सीधा वो ऐसे दिया जाएगा, है ना, इस तरह से सीधे सीधा दिया जाएगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई हमारी सम की, समझ में आ गई आपको कि ये अनकाउंटेबल नाउन, चाहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं होता है। सॉरी, अनकाउंटेबल नहीं, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ सम का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ऐसे शायद समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पूरा लिख देता हूँ, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ आपका सम का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में। सम का बच्चों एक पॉइंट और है, उसके बारे में भी हम अब डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सम का हिंदी मतलब यही रहता है। अब आते हैं सेंटेंसेस पर। तो सम का यूज बच्चों हमेशा होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में, या पॉजिटिव कह सकते हैं, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव कोई सा भी हो सकता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट भी हो सकता है और इंटरोगेटिव सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। तो एफर्मेटिव में हो रहा है और इंटरोगेटिव में हो रहा है, तो फिर कैसे में नहीं होगा, तो सम का यूज नेगेटिव सेंस में नहीं होगा। समझ में आ गया, एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव। एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज करते हैं, तो फिर कैसे सेंटेंस में नहीं करते, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते। एग्जाम में यही दो चीजें आती है ना। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। दो पॉइंट हमने क्लियर कर लिए कि एक पॉइंट तो ये कि सम का यूज हम हमेशा प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ नहीं करते। और सम का सेकंड पॉइंट, चाहो तो आप इसके पॉइंट डाल दें, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि सम का यूज हम हमेशा एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव फर्स्ट सेकंड कोई सा भी हो सकता है, में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव सम बुक्स टू रीड, आई हैव सम बुक्स टू रीड। तो पहली बात, पहले करेक्शन ये देखो, नाउन देखो, सम के साथ कैसा नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट देखो, सेकंड वाला पॉइंट कैसा है, सेंटेंस एफर्मेटिव या इंटरोगेटिव होना चाहिए, तो सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव है, इसका मतलब ये हमारा सही हुआ। अब हम सेकंड पॉइंट पर पहुंचते हैं। जैसे मैंने लिखा शी डज नॉट हैव सम, यही वाला नाउन नहीं, नाउन दूसरा लेते हैं। शी डज नॉट हैव सम पेपर, पेपर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। शी डज नॉट हैव सम वाटर, ओ सॉरी, सम पेपर। अब इसको देख लीजिए आप, सम के बाद कैसा नाउन आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। पेपर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। पेपर्स वो दूसरी चीज़ हो जाती है ना, नाउन वाली चैप्टर में देख लेना, वरना अपना चैप्टर बदल जाएगा। सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल गया। सेकंड वाला पॉइंट देखें आप,
सम का यूज़ सेंटेंस कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो सम का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, सम का यूज़ प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा विल यू, विल की जगह डू लेते हैं, डू यू हैव सम, डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव सम मनी। अब इसको देख लें आप, डू यू हैव सम मनी, सबसे पहली स्टेप आपको ये देखनी है, सम के बाद कैसा नाउन आ रहा है। सम के बाद मनी आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया भैया, तो हमारा ये मिल गया, सही है। सेकंड पॉइंट क्या होता है इसका, सेंटेंस एफर्मेटिव या इंटरोगेटिव होना चाहिए, तो ये सेंटेंस एफर्मेटिव है, नॉट तो नहीं लगाना, नहीं लगा, यानी कि ये बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सही है। आई होप कि आप लोगों को ये सम का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अपन चलते हैं अब नेक्स्ट डिटरमिनर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एनी। अब हम एनी को समझते हैं। एनी का भी यही मतलब होता है कुछ, और एनी का मतलब होता है कोई या कोई भी, ये मतलब होता है इसका। एनी का कुछ मतलब भी होता है। अब इसके साथ नाउन कैसा था, इसके साथ नाउन का कोई मैटर नहीं है ना, इसके साथ कैसा भी नाउन, यानी एनी वर्ड में लिख दूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है आपको। कोई भी नाउन यूज हो सकता है, कोई भी नाउन से मतलब समझ में आया बच्चों आपको? कोई भी नाउन से मेरा मतलब है नाउन एनी के साथ सिंगुलर नाउन आ सकता है, प्लूरल आ सकता है, काउंटेबल आ सकता है, अनकाउंटेबल आ सकता है, कैसा भी नाउन आ सकता है। एनी के साथ नाउन का कोई मैटर नहीं है, जैसे सम के साथ था, है ना। अब सेकंड वाले पॉइंट पे आ जाओ, तो फर्स्ट पॉइंट तो इसके साथ तो ये हो गया, और इसका सेकंड पॉइंट हम कौन सा ले लें? सेकंड पॉइंट इसका हम इस तरह का था, इसका एनी का यूज हमेशा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। इसका यूज हमेशा नेगेटिव इंटेरोगेटिव में होता है। तो फिर कैसे में नहीं होता है भैया? तो भैया इसका एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है। एनी का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स अगर इस तरह की टेबल से नहीं समझ पा रहे हैं तो वो नोट डालकर लिख लें कि एनी का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, सम का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। एग्जाम में ज़्यादातर यही आता है कि सम का यूज़ नेगेटिव के साथ कर देते हैं वो, और एनी का यूज़ एफर्मेटिव के साथ कर देते हैं, तो इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चंस लिखा, डज शी हैव एनी प्रॉब्लम? तो देखिए एनी के साथ नाउन का तो कोई मैटर है नहीं, मैंने लिखा हुआ है कोई भी नाउन आ सकता है इसके साथ। ठीक है, तो बस हमें नाउन वाले केस में यही चीज़ देखनी है, सेंटेंस एफर्मेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव होना चाहिए। तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, डज शी हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। फर्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसी का मैं नेगेटिव बना दूं। जैसे मैंने लिखा शी डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। डज शी हैव एनी प्रॉब्लम मतलब क्या उसे कोई प्रॉब्लम है? शी डजंट हैव एनी प्रॉब्लम, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो गया और ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। तो एफर्मेटिव में नहीं होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में यूज़ होता है। हमने एनी का यूज़ कर लिया। इतना आ गया बच्चों समझ में? अब आती है प्रॉब्लम। अब ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ सब लोग शांत बैठो। एनी और सम, ये चीज़ें तो क्लियर हो गई आपकी सेंटेंस को लेकर कि कौन सा सेंटेंस आएगा। एनी के साथ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आएगा, और सम के साथ आपका एफर्मेटिव आएगा और इंटेरोगेटिव आएगा। लिखा नहीं है क्या? हाँ सॉरी, लिखे है एफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन आप ध्यान से समझो बच्चों, मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटेरोगेटिव में सम का यूज हो रहा है, ठीक है,
और इंटेरोगेटिव में एनी का भी यूज हो रहा है, ठीक है, यानी इंटेरोगेटिव में दोनों का यूज हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, इंटेरोगेटिव के सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है और एनी के साथ भी अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, यानी कि ये सिमिलैरिटी हो गई दोनों की। सम और एनी की सिमिलैरिटी क्या हो गई कि सम और एनी दोनों ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं और दोनों के ही साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जा सकता है। तो ये दोनों में सिमिलरिटी हो गई। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे कि अगर इसका क्वेश्चन आ जाए कुछ इस तरह का जो मैंने बोला है अभी, तो फिर हम क्या करेंगे। जैसे आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैंने लिखा will you give me money हटा दो, मनी बहुत हो चुका है, मिल्क ले लो, फॉर माई चाइल्ड, क्वेश्चन मार्क। अब आपको यूज करना है इसमें सम और एनी। चलिए अब मुझे करके बताइए आप कि सम यूज करेंगे या एनी यूज करेंगे, है ना। मेरे पानी पीने तक आप इसको करिएगा। आया किसी को कंफ्यूजन हो रहा है ना। देखिए पहली बात, सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सम का भी यूज हो जाता है और एनी का भी यूज हो जाता है। अरे यार मैंने एनी वाला मिटा दिया, चलो लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। सेकंड, नाउन कैसा है, ये मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन सम के साथ भी यूज हो जाता है और एनी के साथ भी यूज होता है, यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं जो भी हमने सीखा है। सम और एनी की दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब आती है बात कि सर आपको क्या करें, जो आपने बताया उसके हिसाब से तो इसमें दोनों आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन के दो आंसर तो होंगे नहीं, तो अब क्या करेंगे हम, तो समझ लीजिए एनी जो है ना बच्चों, एक नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड होता है और सम जो है वो एक पॉजिटिव सेंस देने वाला अर्थ होता है। इंग्लिश में क्या होता है, जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, ध्यान से सुन ले सभी लोग, जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हमें जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस देने वाले दो वर्ड मिल गए, है ना, दोनों ही वहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, दोनों ही आ सकते हैं, तो इस केस में हम पॉजिटिव सेंस वाले आंसर को लेकर चलते हैं, है ना, उसमें हम नेगेटिव सेंस को लेकर नहीं चलते हैं। समझ में आ गई ये बात कि ऐसे कोई दो वर्ड आ जाएं जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस देते हों और उस जगह पर दोनों ही आंसर फिट हो रहे हों, तो हमेशा हम पॉजिटिव सेंस देने वाले वर्ड को आंसर चूज करते हैं, ठीक है। यानी कि विल यू गिव मी सम मिल्क फॉर माई चाइल्ड, क्या आप मेरे बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध देंगे, है ना, यानी कि पॉजिटिव सेंस देने के लिए हम सम का यूज करेंगे। आ गया समझ में। बस ये जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं इसलिए परेशानी होती है, समझ गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, सम का यूज़ कर लिया, एनी का यूज़ कर लिया, अब हम अपने डिटरमिनर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मैनी। मैनी को डिटरमिनर नंबर थर्ड है ना हमारा, ठीक है, थर्ड मैनी। अब हम मैनी को लेकर करते हैं। मैनी का हिंदी मतलब होता है कई या अनेक, हाँ बहुत भी कह सकते हैं आप, मैनी कई अनेक। बहुत मैं क्यों नहीं कह रहा हूं अभी बताऊंगा आपको। इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है बच्चों, मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, ध्यान रखिएगा। और इसका सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। मैनी के साथ सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है, एफर्मेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। मैनी के साथ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा और मैनी के साथ कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं आएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले तो मैं यही थोड़ा सा बता देता हूँ, एग्जाम में ये कुछ इस तरह से रहते हैं। जैसे मैंने कहा
मैनी स्टूडेंट, ये गलत हो गया हमारा, है ना। मैनी के साथ कैसा नाउन चाहिए हमें, प्लूरल नाउन चाहिए। यहाँ पर हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, तो ये होगा मैनी स्टूडेंट्स, मैनी मैन, ये गलत हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, MEN, प्लूरल नाउन, ठीक है। मैनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक है, ये गलत हो गया, सिंगुलर नाउन है, मैनी प्रॉब्लम्स ना। मैनी, ये प्रॉब्लम अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता है, जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाए समझ लो वो अनकाउंटेबल नाउन नहीं हो सकता सॉरी सिंगुलर से प्लूरल जिसका बन जाए वो कभी अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा। जैसे अब इसको एग्जांपल से समझ देते, बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं, फिर भी मैं एग्जांपल से बताना चाहूँगा एक बार। जैसे सचिन तेंदुलकर हैज़ मेड मैनी रन इन क्रिकेट, ऐसे आता है आपके एग्जाम में, सीधा सीधा सरल सरल से। मैनी रन नहीं होगा, मैनी रन्स, ठीक है। एक और एग्जांपल से देखते हैं, ही हैज मैनी शर्ट्स टू वियर, ही हैज़ मैनी शर्ट्स टू वियर। अब ये देखिए, मैनी के साथ कैसा नाउन, प्लूरल नाउन। सेंटेंस मैंने बताया ना, दोनों एफर्मेटिव में, यहाँ पर आप नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये यहाँ पर ये इंटरोगेटिव भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैनी के बाद जो नाउन आ रहा है वो आपका प्लूरल होना चाहिए। बस मैनी की एक ही कंडीशन होती है कि वो हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन लेगा, उसको सिंगुलर नाउन से कोई मतलब नहीं है, ना सिंगुलर से ना अनकाउंटेबल से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, आपका एक डिटरमिनर और हो जाएगा इसी में। सेम कंडीशन होती है, कहीं कुछ नहीं करना है, मैनी की जगह आप सेवरल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सेवरल, सेवरल का भी यही मतलब होता है, कई अनेक। सेवरल के साथ भी प्लूरल नाउन यूज़ होते हैं, और सेवरल के साथ भी आप कैसा भी सेंटेंस हो सकता है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैनी एंड सेवरल कैन बी यूज्ड ऑफ ईच अदर प्लेसेस, ठीक है। एक दूसरे की जगह मैनी और सेवरल आ सकते हैं। आपने यहाँ पर मैनी लिखा, सेवरल रन्स कर सकते हो, और आपने यहाँ पे मैनी लिखा, सेवरल शर्ट्स कर सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में, तो इसको यही ख़त्म कर दो, मैनी सेवरल को, सॉरी। अब आ जाओ, मैनी का एक भाई होता है, सॉरी अभी मैनी का एक छोटा सा मैनी का और होता है, मैं वो और बता देता हूँ आपको। मैनी ए या एन, तो समझ लो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, मैनी के साथ में ए या एन लगकर आ जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल। अब चूंकि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, है ना, तो ये फिर क्या करते हैं, ए और एन सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। तो बस इतना याद रखना, मैनी ए और एन अगर आएगा तो फिर आपको उसके साथ सिंगुलर नाउन का यूज करना है। सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट बनकर आ रहा है तो सिंगुलर नाउन होगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर वर्ब भी हमारी सिंगुलर की होगी, सिंगुलर वर्ब, है ना। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, मैनी अ प्लेयर, अब देख लीजिए, मैनी अ प्लेयर, अब ध्यान से समझना, मैनी के तुरंत बाद अगर ये नाउन आएगा तो फिर ये वाली कंडीशन होगी, मैनी के तुरंत बाद नाउन आएगा तो प्लूरल नाउन होगा। मैनी प्लेयर्स करेंगे हम इस तरह से। अब आर्टिकल ए लग गया तो ए और एन क्या होता है, सिंगुलरिटी को शो करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, तो फिर हमें सिंगुलर नाउन यूज करना पड़ा। अब नाउन यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर वर्ब होगी। मैनी अ प्लेयर हैज़ प्लेड वेल टुडे, प्लेड वेल टुडे, ठीक है, इस तरह के हो गया। अब आती है बात कि सर ए और एन कहाँ आएगा, तो यार आर्टिकल वाले चैप्टर में बताया है ना, कॉन्सोनेंट होगा हिंदी का तो एन आ जाएगा, ऑरेंज होगा तो एन आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। बस इतना याद रखना कि मैनी के तुरंत बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल नाउन होगा, और मैनी के तुरंत बाद ए और एन लगकर आ रहा है तो फिर वो सिंगुलर नाउन हो जाएगा,
और सिंगुलर की ही वर्ब हो जाएगी। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये मैनी हो गया और मैनी AN हो गया। अब इसका एक और हो जाएगा यहाँ पे मच। मच, मच का मतलब होता है बहुत। अब देखिए, मैनी का भी वैसे मतलब बहुत होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। कई और अनेक ये वर्ड यूज होते हैं प्लूरल नाउन के साथ, है ना। अब जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि इस तालाब में अनेक पानी है, इस तालाब में कई पानी है ना, ये नहीं कह सकता। इस तालाब में बहुत पानी है, ये मैं कह सकता हूँ। समझ में आ गई बात? तो ये हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज होते हैं, कई और अनेक वर्ड, इसलिए मैंने प्लूरल नाउन लिखा है मैनी के साथ में। यहाँ पर इसलिए मैंने बहुत वर्ड नहीं लिखा, है ना। जैसे इस क्लास में बहुत स्टूडेंट्स हैं, ये भी मैं लिख सकता हूँ। बहुत स्टूडेंट्स कर तो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर ये भी बहुत तो कौन सा बहुत आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर कई और अनेक लिखता हूँ। इस क्लास में अनेक स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, है ना, इस तरह से। मच पर आते हैं आप। मच के साथ कैसा नाउन यूज होता है हमेशा? मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा बच्चों। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन मीन समझते हैं आप? विच कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। जिसका सिंगुलर से प्लूरल ना बने वो अनकाउंटेबल नाउन, सीधी बात। अब इसको देखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा हाउ मच मनी, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। अब ये मनी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। हाउ मच का यूज़ किया हमने, मच का यूज़ किया। ये क्या है सेंटेंस? कोई पहचाना है सेंटेंस को? क्या है ये? हाउ मच मनी डू यू हैव। आया किसी को समझ में? ये वो चीज़ है, अभी कुछ समय पहले एक लॉन टेनिस का वो चल रहा था टूर्नामेंट, उसमें एक बच्चा, वो 12 साल का लड़का था, यूट्यूब पे वायरल हुआ था काफ़ी, आप लोगों ने शायद सुना हो। उसमें वो लड़का कहता है ना, उसे जो टेनिस खिलाड़ी थी, नाम भूल गया, शायद मारिया था, पता नहीं क्या था, मारिया विल यू मैरी मी। तो वो रिप्लाई क्या करती है? पहले तो स्माइल करती है, आफ्टर सम टाइम शी सेज हाउ मच मनी डू यू हैव। सुना हो अगर आपने किसी ने, हाउ मच मनी डू यू हैव, यानी तुम्हारे पास कितना पैसा है। वो बस एक किड था, एक छोटा 10-12 साल का बच्चा था, किसी ने बोल दिया होगा, समझ गए? हाँ, हो सकता है खुद भी बोल रहा हो, 10-12 साल का बच्चा यूट्यूब वाला है। चलिए आगे बढ़े। हमारे कितने हो गए? सम, एनी, मैनी AN और मच, ये हो गए हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। किसी के कोई डाउट है, मैं इसकी एक एक्सरसाइज भी कराऊंगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों डिटरमिनर्स के लिए, तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। ये चैप्टर क्या, कोई भी चैप्टर बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाला है आपको। कौन सा वाला? चलिए नेक्स्ट है हमारा। हाँ, मैं एक और बात बता दूं आपको, जैसे ये है फ्यू और रिलेटिव वाले, इनको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये 10th से ही शुरू हो जाते हैं, 9-10th से ही स्कूल में, स्कूल लाइफ से ही स्टार्ट हो जाते हैं और एग्ज़ाम तक आते हैं। तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। फ्यू और रिलेटिव पर तीन ही होते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। फ्यू लिटिल नेगेटिव होते हैं, और अ लिटिल और अ फ्यू और द फ्यू, द लिटिल, ये चारों आपके पॉजिटिव होते हैं, केवल ये 2 नेगेटिव होते हैं। तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप इसके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके बाद हमारे ईच और एवरी, इसको हटाता हूँ मैं, ईच और एवरी, इस पर आ जाओ आप। एक्चुअल में इन पर वीडियो मैंने अलग से इसलिए बनाई है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगभग हर एग्जाम में आते ही हैं, इसीलिए मैंने इन पर अलग से वीडियो बनाई है। अभी ईच और एवरी को समझ लीजिए। ईच और एवरी है ना बच्चों, ईच जो है ना वो डिटरमिनर के साथ साथ एक प्रोनाउन भी है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है। और जो एवरी है ना वो सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनर है, वो प्रोनाउन नहीं है, है ना। कई
बुक में भी दिया हुआ है और कई लोग बोलते भी हैं एवरी जो है वो एक प्रोनाउन है। नहीं, ये प्रोनाउन नहीं होता है। ईच और एवरी दोनों ही डिटर्मिनर है और ईच जो है वो प्रोनाउन भी होता है। एवरी सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर होता है ना। इसको मैंने डिटेल्स में समझाया है, एक वीडियो मैंने अलग से इन पर बनाई है, ठीक है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप इन चारों डिटर्मिनर्स को उससे देख सकते हैं, क्योंकि दोबारा मेहनत क्यों करवाते हो भाई, उससे देख लें आप, है ना। चल आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाओ ईदर और नीदर। ईदर और इसी का है नेगेटिव नीदर। अब देखो ये भी वही कहानी है, ईदर और नीदर ये नेगेटिव भी होते हैं बच्चों और कंजंक्शन भी होते हैं ना। अब जैसे आपको पता कैसे चलेगा, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर पता कैसे चलेगा कि ईदर और नीदर यहाँ पर कंजंक्शन है या यहाँ पर डिटर्मिनर है, तो मैं वो बता देता हूँ। जब ईदर के तुरंत बाद नाउन आए या ऐसे समझ लो, ईदर के बाद जब इसका दूसरा पेयर और लिखा हुआ होगा तो ये कंजंक्शन का काम करेगा, है ना। उसी तरह से नीदर के साथ में नॉर लिखा होगा तो ये कंजंक्शन होगा इस कंडीशन में। और ईदर और नीदर के बाद इनका दूसरा पार्ट नहीं लिखा हुआ है तो फिर ये आपके डिटर्मिनर हो गए, ठीक है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, इसको लिखा रहने दो। ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, यानी ये ईदर का ही जस्ट नेगेटिव होता है, ठीक है ना। एक बात। दूसरी बात, जब इनके तुरंत बाद अगर नाउन आ रहा है तो सिंगुलर नाउन आएगा, दोनों के ही बाद। इनके तुरंत बाद नाउन आ रहा है तो सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है। ये चीज हो गई दोनों के बाद। अब चूंकि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी ना। चलो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, बस इतना याद रखना है। ईदर एफर्मेटिव है, नीदर नेगेटिव है, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंस देगा, ये पॉजिटिव सेंस देगा, इसी का नेगेटिव है ये। जैसे अब एग्जांपल से समझते हैं, मैंने कहा you have to buy either book। देखिए नाउन आ रहा है, अभी चूंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, नाउन है ना, ये डिटर्मिनर है, ये इसका नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है अभी, ठीक है। और इसमें हैव क्यों लग गया, हैव तो अपने सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब आती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप ये ना सोचे कि सर आपने कहा था सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अरे जब ये सब्जेक्ट बनकर आएंगे इस जगह आएंगे, यानी सब्जेक्ट बनकर आएंगे तब सिंगुलर की वर्ब आएगी। अभी तो इसका सब्जेक्ट यू है, इसलिए ये यू के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई। किसी भी सेंटेंस की वर्ब जो होती है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जब ये सब्जेक्ट बनकर आ जाएंगे, जैसे देख लीजिए इसी को, ईदर बुक हैज टू बी रेड। अब इसको देख लीजिए आप, ये ईदर बुक, अब ये सब्जेक्ट बनकर आ गया, ये आपका नाउन हो गया, ये इसका डिटर्मिनर हो गया, ठीक है। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर की वर्ब आ गई। और इस वाले केस में हो रहा था यू सब्जेक्ट था, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा था। कहने का मतलब ये है ईदर और नीदर, चाहे वो ऑब्जेक्ट बनकर आए चाहे वो सब्जेक्ट बनकर आए, उनके साथ जो नाउन आएगा ना बच्चों, वो हमेशा सिंगुलर होगा, वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। ईदर और नीदर के तुरंत बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर होगा। आगे समझ रहे हैं आप। यहाँ पर नीदर भी, यू हैव टू बाय ईदर बुक, मतलब तुम्हें दोनों में से कोई एक किताब खरीदना है, और इसका ईदर बुक हैज टू बी रेड, दोनों में से कोई एक किताब पढ़ी जानी है, ये मतलब हो गया इसका, ठीक है। और अगर यहाँ पर नीदर कर देते तो नेगेटिव हो जाता, यू हैव टू बाय नीदर बुक, तुम्हें दोनों में से कोई भी किताब नहीं खरीदनी है, और नीदर बुक हैज़ टू बी रेड, दोनों में से कोई भी बुक नहीं पढ़ी जानी है, फिर ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आते हैं
क्वेश्चन पे, जैसे मैं यहीं लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा रवि कैन राइट हैंड्स। अब आप इसमें क्या भरोगे, ईदर या नीदर। पहले ये बताओ सेंटेंस सही लिखा है क्या मैंने, आप ये बताएं ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है या गलत है। तो ये सेंटेंस अभी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने क्या बताया है, ईदर हो या नीदर हो, इनके तुरंत बाद में जो नाउन आएगा वो आपका सिंगुलर होगा। अब यहाँ पर ईदर नीदर भरेंगे हम कोई सा भी दोनों में से एक, तो ये नाउन हमारा सिंगुलर होना चाहिए। तो पहली बात तो ये एस हटाओ, हैंड हुआ। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर आप क्या भरोगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका क्लास में ही रिप्लाई किया था कि हम इस सेंस में कैसे हम यूज़ करते हैं। देखिए रवि कैन राइट, रवि लिख सकता है ईदर हैंड, दोनों में से किसी एक हाथ से रवि लिख सकता है। नीदर लगा देंगे तो रवि दोनों में से किसी भी हाथ से नहीं लिख सकता है, यानी कि दोनों ही सही हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने वो उसमें सम और एनी वाले केस में, जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है जहां पर दोनों आंसर आते हैं, तो ये ईदर हमारा पॉजिटिव सेंस देने वाला है और नीदर हमारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव सेंस देने वाला है। तो फिर हम आंसर यह हमेशा इस केस में हम पॉजिटिव आंसर को लेकर चलते हैं। समझ में आया ना कि रवि दोनों में से किसी भी एक हाथ से लिख सकता है। सेंटेंस में हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिए हों तो, और जहाँ पर ये दोनों ही वर्ड आ रहे हों, दोनों ही डिटरमिनर का यूज़ किया जा रहा हो, तो हमें वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वाले डिटरमिनर को टिक करना होता है। समझ में आ गई बात इतनी? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट डिटरमिनर की तरफ बढ़ते हैं अब हम। एक वर्ड है ऑल, बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग वर्ड है ऑल। ऑल का मतलब होता है सब, सभी, या सब कुछ, सब कुछ, सब, सभी या सब कुछ। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। ये भी एक डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर के साथ साथ ये एक प्रोनाउन भी होता है, डेफिनेट प्रोनाउन भी होता है। तो ऑल एक डिटरमिनर भी है और आपका प्रोनाउन भी है। तो अभी मैं प्रोनाउन के बारे में तो चर्चा नहीं करूंगा, अभी मैं आपके डिटरमिनर वाले में बात करूंगा, है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर ही डिटरमिनर का चल रहा है। तो उसको लेकर चलते हैं। ऑल के साथ जब भी नाउन आएगा हमेशा प्लूरल नाउन होगा ऑल के साथ, या फिर अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब नाउन नहीं होगा तो कैसा नहीं होगा, सिंगुलर नाउन कभी नहीं होगा ऑल के साथ। जैसे मैंने कहा ऑल स्टूडेंट, ये देखिए ऑल है, ये नाउन कैसा आ रहा है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन आ रहा है। सिंगुलर नाउन तो यूज होता नहीं है, तो ये हमारा गलत है। तो इसको हमें प्लूरल नाउन बनाना पड़ेगा, ऑल स्टूडेंट्स, सब विद्यार्थी। ठीक है, और देखें ऑल विमेन, सभी महिलाएं। ठीक है, ये भी गलत हो रहा है क्योंकि सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो इसका हमें प्लूरल नाउन बनाना पड़ेगा, ऑल विमेन। ठीक है, ये प्लूरल नाउन के हो गए दोनों। अब अनकाउंटेबल नाउन का देख लो। मैंने कहा ऑल वाटर, याद रखना ऑल वाटर हो जाता है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें अनकाउंटेबल नाउन है। ऑल वाटर यानी कि पूरा पानी, यहाँ पर सभी पानी से मतलब क्या होगा, पूरा पानी, यही कहेंगे ऑल वाटर। ठीक है, तो इसके साथ ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है और ऑल के साथ प्लूरल नाउन भी आ सकता है, दोनों ही नाउन आ सकते हैं, लेकिन सिंगुलर नाउन कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई ऑल की। ऑल स्टूडेंट्स, याद रखना, फिर से मैं कह रहा हूँ ऑल एक प्रोनाउन भी होता है, लेकिन अभी हम यहाँ डिटरमिनर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है आपका, सॉरी नाउन का ये हो गया इसका डिटरमिनर, ये नाउन है, ये इसका हो गया डिटरमिनर, है ना। एक मूवी आई थी
थ्री इडियट आप लोगों ने देखी ही होगी, उसमें वर्ड वो बोला जाता था ऑल इज़ वेल, है ना। उसकी भी लंबी कहानी है, प्रोनाउन वाली चैप्टर में मैंने समझाया है, उसका भी है, आप देख लें। ऑल इज़ वेल, अब ऑल इज़ वेल यानी वर्ब के पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट ऑल बनकर आ रहा है, तो वो ऑल क्या होगा, प्रोनाउन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट बनने का अधिकार इंग्लिश में केवल नाउन या प्रोनाउन को है ना। यानी कि वो ऑल इज़ वेल वाला जो ऑल है वो आपका प्रोनाउन है। समझ में आ गए बच्चों? और ऑल के बाद अगर नाउन दिया हुआ है फिर वर्ब दी हुई है तो समझ लेना वो उसका डिटरमिनर है, वो वाला ऑल जो है वो डिटरमिनर है। ऑल हो गया, ठीक है। एक और होता है, ऐसा है द होल। अब एक हम लेकर चलते हैं द होल को। होल के पहले आर्टिकल द लगता है इसलिए मैंने डायरेक्ट होल लिख दिया, होता तो सिर्फ होल है। होल का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि पूरा भाग, पूरा भाग किसी एक वस्तु का, किसी एक वस्तु का पूरा भाग, कोई भी एक चीज होती है उसी का पूरा पार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। ये ऑल और होल को लेकर कंफ्यूजन रहता है कुछ स्टूडेंट्स का। जैसे मैंने लिखा माय होल बॉडी इज पेनिंग, माई होल बॉडी इज पेनिंग, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, एंटायर पार्ट ऑफ माई बॉडी, माई होल बॉडी, ठीक है। यानी ये होल वर्ड किसके लिए यूज हुआ, बॉडी के लिए। अब मेरी बॉडी है भाई, तो वो कितनी होगी, 2-4 बॉडियां थोड़ी होंगी, पूरा एक ही बॉडी है, यानी किसी एक वस्तु का पूरा भाग, है ना। एक और लिखते हैं द होल अर्थ, यानी अर्थ का अर्थ क्या हो गई, एक वस्तु हो गई, एक वस्तु का पूरा भाग यानी अर्थ का पूरा भाग। द होल अर्थ इज राउंड, द होल अर्थ इज राउंड, यानी पूरी की पूरी पृथ्वी चौकोर है ना शर्मा जी? नहीं, फीस जमा नहीं हुई आपकी, तो अभी तो मैं चौकोर ही कहूंगा, राउंड तब करूंगा जब फीस जमा हो जाएगी, ठीक है। द होल अर्थ इज राउंड, आगे समझ में। तो ये हमारे हो गए ऑल और होल वाले भी हो गए। अब जिसके जो डाउट्स हैं पूछें फटाफट जल्दी, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, कुछ डिटरमिनर आपको जो होते हैं एक जैसे लगेंगे बिल्कुल, है ना। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ जो डिटरमिनर, उनको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने लिखा लेटर, एक हो गया लेटर, दूसरा हुआ आपका, इसको मैं इधर ना लिखते हुए इस साइड लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, है ना, मेरे को लिखने के लिए इधर मिलेगा। जैसे है, एक है लेटर, एक है LATTER लेटर, LATER लेटर। इसका मतलब होता है, लिखता जाता हूँ मैं, के बाद, यानी कि समय को दर्शाता है। ये समय यानी टाइम को शो करेगा, समय को बताता है, समय को बताता है। और ये लेटर का मतलब होता है बाद वाला, ये क्रम को दर्शाता है, सीक्वेंस को, बाद वाला यानी कि ये क्रम को बताता है, क्रम सीक्वेंस को बताता है, ठीक है। एक होता है लेटेस्ट, इसका मतलब होता है न्यूली, यानी कि क्या कहें हिंदी में, नवीन, एकदम बिल्कुल नया, ठीक है। और लास्ट ये कंडीशन यानी स्थिति को बताता है। देख रहे हैं, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, यार इनके यूज़ कैसे होते हैं वो देखें। इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता दूं। जैसे मैंने लिखा आई हैव स्टार्टेड माई क्लास
2 days later, 2 days later। अब कौन सा आएगा इसमें, ये के बाद, यानी समय को बताता है। मैंने अपनी क्लास स्टार्ट की है 2 दिन बाद, अब 2 दिन बाद की बात हो रही है ना, 2 दिन के बाद, है ना, समय को बता रहा है। तो ये वाला लेटर आ गया, फर्स्ट वाला, ठीक है। एक और लिखा मैंने, ये है LETTER, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, और इसका अपोजिट होता है फॉर्मर, पहले वाला। जैसे मैंने लिखा रवि एंड राहुल, रवि एंड राहुल आर फ्रेंड्स। आगे the latter one is intelligent। रवि और राहुल मित्र हैं, है ना। ये पहले नंबर पर लिखा है रवि, दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है राहुल। रवि एंड राहुल आर फ्रेंड्स, रवि और राहुल फ्रेंड्स हैं। द लेटर वन, लेटर का मतलब क्या होता है, बाद वाला, यानी कि पहले ये है बाद वाला, यानी कि बाद वाले हम राहुल की बात कर रहे हैं। द लेटर वन इज इंटेलिजेंट, लेकिन बाद वाला जो है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब इसमें आपको ये हो सकता है ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर वन कहाँ से आ गया ये, तो ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं वन। अब चूंकि हम लेटर के साथ, ये क्या है, डिटरमिनर है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट बनने का अधिकार, ये वर्ब है, वर्ब से पहले जो आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। अब ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता है हमारा, है ना, तो ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इस तरह के वर्ड के साथ हम इंडेफिनिट प्रोनाउन ले लेते हैं। द लेटर वन यानी कि बाद वाला, द फॉर्मर वन यानी कि अगर यहाँ लेटर की जगह फॉर्मर वर्ड लिख देता तो पहले वाला हो जाता रवि, लेकिन अपन इसका सीक्वेंस कर रहे हैं ना, इसलिए अपन ने लेटर वाला लिखा, ठीक है। द लेटर वन यानी कि बाद वाला, यानी कि राहुल इंटेलिजेंट, यानी इन दोनों में से बाद वाला, ये राहुल इंटेलिजेंट है। लेटेस्ट का है द लेटेस्ट, यानी सबसे नया, एकदम बिल्कुल जस्ट तरोताजा। द लेटेस्ट मूवी ऑफ अक्षय कुमार हैज रिलीज्ड, हैज बीन रिलीज्ड, हैज रिलीज कर दो, हैज बीन रिलीज कर दो, दोनों ही सही है, बस दोनों के सेंस बदल जाएंगे। अक्षय कुमार की नई मूवी रिलीज कर दी गई है, हैज़ रिलीज कर देंगे तो हो गई है, ऐसे हो जाएगा। और लास्ट का, लास्ट मतलब अंतिम, आखिरी, द लास्ट ओवर, द लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग, है ना, द लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग, यानी इनिंग का आखिरी ओवर। ये तो वर्ड आप जानते होंगे, मेनली इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो वो मैंने बताने की कोशिश की है, आप लोग अब नोट कर लीजिए फटाफट। जो डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूज़न है वो मुझसे पूछ लीजिए, किसी भी प्रकार का। डिटरमिनर्स अपना ये चैप्टर हो गया है, अभी पूरा चैप्टर नहीं हुआ, ये डिटरमिनर्स का फर्स्ट पोर्शन हुआ है। डिटरमिनर की मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें हम एक्सरसाइज भी करेंगे और जो भी कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से रह गए हैं, है ना, वो भी हम इसी में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आज के लिए ये वाली वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। जय हिंद।